हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम 2017 सीरीज और हम देखने जा रहे हैं अभी इसका पार्ट 9 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आज के और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद अ 1% पॉइंट चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब सबसे पहले ये क्या बताया गया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ इनके बारे में कोरिलेशन बताया गया कि जैसे अगर हमारा 1% से इकोनॉमिक ग्रोथ वो चेंज हो जाती है, मतलब बढ़ती है या फिर कम हो जाती है, तो उसका हमारी एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होता है, इसके बारे में है ये एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एस्टिमेट्स फॉर इंडिया हैव डिक्लाइंड ओवर डिकेड्स। ठीक है, मतलब जो हमारे पिछले कुछ डिकेड्स में ये जो हमारा एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी का जो एस्टिमेट्स है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर हैज विटनेस नेगेटिव इलास्टिसिटी। मतलब जो ये हमने देखा ना एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, तो इसी के बारे में ये निगेटिव इलास्टिसिटी शो करता है हमारा एग्रीकल्चर, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है कि कौन से करेक्ट है। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है। तो कंसिडर कीजिए कि अभी के लिए हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो 5% है। ठीक है, 5% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमारे यहाँ पे हर महीने एक मतलब एग्जांपल देता हूँ कि हर महीने 100 लोग जो है वो ऐसे बाहर आ रहे हैं कि जिनको जॉब की जरूरत है। और उन 100 लोगों में से अभी हमारी 5% इकोनॉमिक ग्रोथ पे, मतलब 5% जीडीपी पे, 5% जीडीपी पे जो 50 लोगों को यहाँ पे जॉब मिल रही है। ठीक है, और अगली बार मतलब अगले महीने हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6% हो गया। तो 6% मतलब 1% का यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो जो 100 लोग आ रहे थे उनमें से अभी 60 लोगों के लिए जो है जॉब मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो बढ़ गया। ठीक है, मतलब उतने ही लोग बाहर आ रहे हैं लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो अभी ज्यादा लोगों के लिए मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये होता है पॉजिटिव इलास्टिसिटी। और इसके ही निगेटिव कंसेप्ट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मैकेनाइजेशन, इसकी वजह से जॉब जो होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो अगर ऐसी बात हो रही है तो उसको कहते हैं निगेटिव इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें दोनों बातें हमने आपको बता दी, एक तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है और दूसरी निगेटिव और पॉजिटिव इलास्टिसिटी क्या होती है। तो देखिए इससे ये तो पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड जो है ये बात भी सही है इसके बारे में कि हमारी जो पिछले कुछ सालों में जो हमारा एस्टिमेशन है रिलेटेड टू एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वो डिक्लाइन होता जा रहा है। और एग्रीकल्चर में क्या होता जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, वो कम मतलब टोटल वो बढ़ रहा है जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। लेकिन उससे रिलेटेड कितने लोगों को जॉब मिलता है और वो कितने मतलब सस्टेन कर पाते हैं, उसमें ये जो है वो निगेटिव इलास्टिसिटी शो कर रहा है। तो इस वजह से इसका थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बात भी इनकरेक्ट है, सॉरी करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर है वो है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। आई होप ये जो कंसेप्ट है मैंने अच्छे से आपको समझा दी होगी। फिर भी एक इसके बारे में और कुछ देख ले, मतलब एक बार रिपीट कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन एम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विथ 1% चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ इकोनॉमी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स पॉपुलेशन एट 1% ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, मतलब जैसा कि हमने कहा कि अगर 1% से ग्रोथ अगर बढ़ती है, 5 से लेकर 6% हो जाती है, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपनी इकोनॉमी जो है वो जनरेट कर पाती है, इट इज रिलेटेड to employment elasticity. This implies that when economy generation is commensurate with the economic growth, there is a positive elasticity. ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि अगर पॉजिटिव ग्रोथ मींस क्या, तो जैसे 5 से 6% अगर जीडीपी बढ़ गया तो जो 50 पहले लोगों को जॉब मिलता था अभी लोग 60 लोगों को जॉब मिलता है, ये हो गई पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट। और यही बात निगेटिव में कि 50 मतलब हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जो अवेलेबल जॉब है वो लोगों के लिए कम होते जा रहे हैं। एनी एनी रीजंस हो सकते हैं उसके लिए, रोबोटिक्स या फिर मैकेनाइजेशन, इन वजह से ये कम होते जा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है निगेटिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, निगेटिव एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। Negative employment elasticity indicate that economy is not able to generate employment with a progress in economy लॉ एंड निगेटिव एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी शोज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, ये जो जॉबलेस ग्रोथ है इस पे यूपीएससी ने एक बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसी वजह से ये जो हमारी कंसेप्ट थी जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई थी, तो इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेक्टर वाइज, व्हाइल एग्रीकल्चर हैज विटनेस अ निगेटिव इलास्टिसिटी, सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन हैज जनरली बीन एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। ठीक है, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितने
जितने टाइम्स जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में जितना बढ़ रहा है उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पैदा करने में अभी सक्षम है, ऐसा ये है। तो इस वजह से है ये पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन कंस्ट्रक्शन, एंड जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें है निगेटिव, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिलेशन ऑफ जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस एंड जीवी एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो दो कॉन्सेप्ट थी ना, ये हमारे डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ही न्यूज में थी। तो मैं, आप चाहे तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, दैट इज जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखिए, जीडीपी जो होता है यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे टैक्सेस जो होते हैं वो हमेशा ऐड किए जाते हैं और सब्सिडी जो होती है वो सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, और इन्हीं का ये जो रिलेशन है हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो एक बार याद रखिए, जीडीपी इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो एक बार फिर से इनकी जो बेसिक टर्म्स है ये हम देख लेते हैं। जीवीए इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब एक जो हमारा ट्रांजिशन होता है ना, मतलब एक कंसिडर कीजिए कि चेयर बनानी है, तो पहले लकड़ी लेके आ गए, फिर उस पर कुछ कारीगरी होगी, फिर कलरिंग होगी, तो एक एक स्टेप पे जो वैल्यू यहाँ पे ऐड की जाती है इट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ द आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के वो सब्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए जीवीए में। नेक्स्ट इज जीडीपी ऑफ एनी नेशन रिप्रेजेंट द सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। ये सम होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज विदाउट डिस्काउंटिंग द कैपिटल कंजम्पशन और द डिप्रिसिएशन in all the sectors of the economy during the said year after addressing the taxes and subsidies, ठीक है। जो ये जो हमारा टैक्सेस और सब्सिडी जो होते हैं इनको एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट करना मतलब क्या, तो टैक्सेस जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं और सब्सिडी जो होती है वो सब्सट्रैक्ट की जाती है। और यही पे ये हमने बताया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइजेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। और हमारे यहाँ पे जीडीपी का एस्टिमेशन कौन करता है, तो सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पे हमने स्कीम्स और उनका डिस्क्रिप्शन बताया, और इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो करेक्टली मैच है ये हमें बताना है। तो ये जो स्कीम्स थी ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई स्कीम्स थी। तो देखिए कौन कौन सी इसमें ऑप्शंस दिए गए। पढ़ो परदेश, ठीक है, पढ़ो परदेश ऑप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन है अ स्कीम ऑफ द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन्स फॉर ओवरसीज स्टडीज फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। बाहर बाहर के देशों में फॉरेन में स्टडीज करने के लिए फॉर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करना, यह है पढ़ो परदेश, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज नई रोशनी, इस स्कीम के तहत क्या है, स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी विमेंस, ठीक है। माइनॉरिटी विमेंस की यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट, ये क्वालिटी डेवलप करने के लिए ये स्कीम है नई रोशनी। एंड नेक्स्ट इज नई मंजिल, अ स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन आर इन ऑपरेशन, ठीक है। ये जो है मतलब ऐसे कहा गया है कि ये नई मंजिल स्कीम के तहत सबसे पहले तो हमें एजुकेशन और स्किल जो है ये प्रोवाइड करना है टू यूथ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है। ये इतना जो है हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बताया गया है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें से मतलब जो हमने जो है ना वो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही डाले थे, सो दैट हमारी एक एग्जाम मतलब योजना जो है स्कीम्स ये भी इसमें से हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। तो अब देखते हैं हमारा इसका मतलब कुछ, ये तो हमने एक बार रिपीट कर देता हूँ चाहे तो। पढ़ो परदेश, इसमें क्या होता है, तो जो हमारे माइनॉरिटी जो लोग, माइनॉरिटी के जो लोग हैं इन्हें बाहर फॉरेन में पढ़ने के लिए एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन्स। नेक्स्ट इज नई रोशनी, ये स्कीम किस लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन्स। और नई मंजिल, इट इज अ स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग टू द यूथ फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। एंड नेक्स्ट इज, और ऐसी दो स्कीम्स है, सीखो और कमाओ, दैट इज अर्न एंड लर्न। एंड नेक्स्ट इज अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब उस्ताद नाम है इस स्कीम का। ये दोनों स्कीम किस लिए, फॉर द स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। माइनॉरिटीज के स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये दोनों स्कीम्स है, सीखो और कमाओ एंड नेक्स्ट इज उस्ताद स्कीम। तो आई होप ये हमने अच्छे से कर लिया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन एवरग्रीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, द लोन प्रोवाइडेड टू द फर्म्स विच गेट्स ग्रीन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उसको अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से ग्रीन सर्टिफिकेट मिल जाए तो इसको लोन एवरग्रीनिंग कहते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इट इज व्हेन अ बैंक्स लेंड मनी टू फर्म्स टू पे देयर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन अंटिल देयर कंडीशंस इंप्रूव, ठीक है। मतलब जब तक कोई अगर कंपनी है उसकी कंडीशन खराब हो गई है, उसने बैंक से लोन लिया है,
तो बैंक का रीपेमेंट करने के लिए अगर वो बैंक जो है वो उसको लोन फिर से प्रोवाइड करता है तो इसको लोन एवरग्रीनिंग कहता है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द लोन विच हैज जीरो रिस्क इज कॉल्ड लोन एवरग्रीनिंग, ठीक है, मतलब जिस लोन का रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है या फिर जीरो होता है, इसको लोन एवरग्रीनिंग कहता है, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज द लोन गिवन एट अ लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मतलब जो लोन एवरग्रीनिंग के तहत जो लोन दिया जाता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही जीरो, बहुत ही लो या फिर जीरो होता है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसमें से क्या है इसका आंसर, दैट इज लोन एवरग्रीनिंग, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, बी आंसर है। मतलब कंसिडर कीजिए कि कोई एक कंपनी है जिसने एक बैंक से लोन लिया, 1,000 करोड़ का लोन ले लिया, लेकिन मतलब फ्यूचर में ऐसी कंडीशंस हो गई कि वो जो कंपनी है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रही अपने लोन की और इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रही है, तो जो बैंक होती है ना वो एनपीए में ये सभी जो बातें हैं वो दिखाने की बजाय क्या करता है कि वो फिर से कुछ लोन दे देता है, ठीक है, बैंक लेंड सम मनी टू दी फर्म, और इससे क्या कर सकते हैं ये जो फर्म्स है वो जो मतलब इंटरेस्ट है वो भर सकते हैं, ठीक है। ये जो बात होती है इसको कहा जाता है लोन एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग क्यों, तो देखिए लोन जो है वो तो मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा, बस इससे ऐसे दिख रहा है कि हमारी बैंक में एनपीए कम है, और बैंक्स ऐसे क्यों करते हैं, सो दैट मतलब जो हमारी बाकी जो प्रोसेस होती है ना कि अगर एक एनपीए बढ़ गया तो बाकी उसको एडजस्ट कैसे करना है, उसको रिकवर कैसे करना है, इसका बैंक को काम कम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बैंकिंग सिस्टम में होता है ऐसी बातें, और इसी को कहा जाता है लोन एवरग्रीनिंग। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, यूबीआई इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल्स। तो यूबीआई आपने ये इस टर्म जो है वो हमारे इस साल के बजट के वक्त बहुत बाहर सुना होगा, क्योंकि इसमें इसके बारे में हमारे हिंदू में या फिर बाकी पेपर्स में भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आए थे। तो देखिए यूबीआई के प्रिंसिपल्स कौन कौन से, यूनिवर्सैलिटी, अनकंडीशनैलिटी, एजेंसी एंड इक्वालिटी। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है, तो जो हमें इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए वो प्रिंसिपल्स है। यूबीआई सबसे पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सैलिटी ये आना चाहिए। नेक्स्ट इज अनकंडीशनैलिटी, मतलब सभी के लिए कुछ ना कुछ इनकम देना है, तो अनकंडीशनैलिटी। नेक्स्ट इज एजेंसी, ठीक है, मतलब 1, 2 एंड 3 जो है ये इसके बारे में हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए। ये इक्वालिटी जो है ये यहाँ पे बताया नहीं गया, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यूबीआई आप जानते हैं कि ये अच्छी से न्यूज में था इस साल पूरे, मतलब पिछले 3-4 महीनों पहले, तो हो सकता है इसमें मेंस में तो क्वेश्चन आने की चांसेस है ही, लेकिन प्री में भी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो इस पे पूछ लिया जा सकता है। तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। यूबीआई दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज एन अल्टरनेटिव टू द वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है। हमारी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो होती है काइंड ऑफ मनरेगा या फिर बाकी भी जो डायरेक्टली सब्सिडीज वगैरह ये हमारे बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करती है, इसके बजाय इट कैन बी अल्टरनेटिव, यूबीआई जो है ये इन स्कीम्स को अल्टरनेटिव हो सकता है। द सर्वे juxtaposes, दैट इज एक लाइन में रखता है the benefits and the cost of UBI scheme in the context of the philosophy of father of nation, that is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो एक फिलोसॉफी थी कि सब जो अंत्योदय, तो इसी को ये काम करता है, इसी पे ये काम करता है यूबीआई। नेक्स्ट इज द सर्वे सेज दैट यूबीआई इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी, अनकंडीशनैलिटी एंड एजेंसी एंड इज कंसेप्चुअली appearing the idea but with the number of implementation challenges laying ahead, especially the risk it would be become add on to the मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये अभी के लिए, मतलब अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो मतलब अभी के लिए ऐसी बात है ना कि हम ये जो पहली अभी हमारी जो स्कीम्स चल रही है इनको तो डायरेक्टली अगर कैंसिल करेंगे तो भी इशू हो सकता है, और अगर इनको कैंसिल नहीं करेंगे तो ये सिर्फ डायरेक्टली एड ऑन हो जाएंगी, मतलब जो हमारा गवर्नमेंट का फिजिकल जो है वो खराब हो जाएगा, मतलब फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से अभी के लिए यूबीआई जो है डायरेक्टली अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया, पहले इसके मतलब बहुत ऑप्शंस जो है वो ट्राई किए जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए और क्या है, एक्सप्लोरिंग द प्रिंसिपल्स एंड प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूबीआई, द सर्वे पॉइंट्स आउट द 2 प्री रिक्विजिट ऑफ द सक्सेसफुल यूबीआई। तो प्री रिक्विजिट है हमें यूबीआई इंप्लीमेंट करने से पहले, तो कौन कौन से, फर्स्ट इज फंक्शनल जैम, दैट इज जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी में क्या क्या आता है, जनधन, आधार एंड मोबाइल, ठीक है। ये जो है मतलब हमारे जनधन अकाउंट होनी चाहिए सभी लोगों के, देन आधार से वो लिंक होनी चाहिए और मोबाइल पे, ठीक है, मोबाइल इनसे कनेक्ट हो जानी चाहिए। तो ये जो है वो जैम ट्रिनिटी ये फंक्शनल होनी चाहिए, ये एक रिक्विजिट है यूबीआई का। नेक्स्ट इज सेंटर स्टेट निगोशिएशन ऑन द कॉस्ट शेयरिंग फॉर द प्रोग्राम, मतलब ये यूबीआई का जो प्रोग्राम है इसमें शेयरिंग कैसे कर रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। आप तो जानते हैं 14 फाइनेंस कमीशन के बाद हमारे जो सेंटर का जो स्टेट था वो 32% से
से ले बढ़ाकर 42% कर दिया था। तो हो सकता है कि इसमें सेंटर और स्टेट के बीच में कोई मतलब एक चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ तो करना जरूरी हो जाएगा, जो शेयरिंग जो है इसमें इसके बारे में, यूबीआई के बारे में। तो ये बात भी एक प्री रिक्विजिट है, तो इसमें इसके बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट इज द सर्वे कंक्लूड्स दैट यूबीआई इज अ पावरफुल आइडिया whose time even if not ripe for the implementation is ripe for the serious discussion। ठीक है, मतलब अभी के लिए ये हो सकता है कि यूबीआई हम अभी ला नहीं सकते, लेकिन इस पे डिस्कशन तो अभी के लिए करना जरूरी है। और कुछ ऐसे बाहर फॉरेन देशों में इसके बारे में भी चर्चा चल रही है, क्योंकि जो आप एक जानते हैं टर्म जेनोफोबिया, तो जेनोफोबिया होता जा रहा है, मतलब जॉब्स जॉब्स जो बाकी देशों में चले जा रहे हैं, मतलब ऐसे लगता है कि दूसरे लोग यहाँ पे आके जॉब चले जाते हैं। तो इस पे एक यूबीआई जो है इट कैन बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप हमने अच्छे से कवर कर लिया होगा, और फिर से मिलते हैं ऐसी एक सीरीज के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।